हेलो, नमस्कार साथियों, मैं प्रभात कुमार विश्नोई इकोनॉमी स्टडी गाइड पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आइए शुरू करते हैं आज के अपनी ऑनलाइन क्लास। राज्य के कार्यों के संदर्भ में अनेक वाद प्रचलित रहे हैं। उसमें सबसे महत्वपूर्ण रहा है व्यक्तिवाद। व्यक्तिवादियों ने कहा है कि सर्वोत्तम व्यवस्था वह है जो मात्रा में न्यूनतम शासन करती है। फ्रीडमैन का कुछ है, यानी राज्य को कम से कम कार्य करने चाहिए, यानी राज्य को आंतरिक सुरक्षा, बाह्य सुरक्षा और संकट के समय नागरिकों के जीवन की सुरक्षा, जैसे बाढ़ है, अकाल है, भूकंप है, इसमें सहायता करनी चाहिए। इसका अतिरिक्त अन्य कोई कार्य नहीं करना चाहिए। यानी इन अर्थशास्त्रियों ने स्वतंत्र अर्थव्यवस्था की मान्यता को लिया, यानी कि अर्थव्यवस्था में राज्य का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, स्वतंत्र अर्थव्यवस्था। साथियों, आपको मैं याद दिलाऊं, मैकियावेली थे, वाणिज्यवादी अर्थशास्त्री हैं। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक है द प्रिंस। उस पुस्तक में उन्होंने कहा कि मोर गोल्ड मोर पावर, जितना अधिक स्वर्ण होगा उतनी अधिक शक्ति होगी। बोले अधिक स्वर्ण कैसे प्राप्त किया जाए? बोले कि जो है स्वतंत्र छोड़ दीजिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को स्वतंत्र कर दीजिए, देश में स्वर्ण आने लगेगा। तो यानी कि उस समय स्वतंत्र व्यापार नीति को अपनाया गया, स्वतंत्र अर्थव्यवस्था की नीति को अपनाया गया। उसके परिणाम क्या हुए भी आप अच्छी तरह जानते हैं। अनेक कंपनियां बनी, निवेश स्थापित हुए। उसके बाद जर्मन अर्थशास्त्री हुए वैगनर। उन्होंने जो ये प्रतिबंधित स्वतंत्र अर्थव्यवस्था थी उसकी आलोचना की। उन्होंने राज्य का जो है ये इसी प्रकार से जो है कार्ल मार्क्स हुए हैं, रॉबर्ट ओवन हुए हैं, लास्की हुए हैं, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ हुआ है। सबने जो है इस बात की वकालत की कि राज्य को जनता के कल्याण के लिए जो है, और यानी कि मजदूर वर्ग को पूंजीपतियों के शोषण से बचाने के लिए हस्तक्षेप करना जरूरी है। सबसे ज्यादा जो चोट पहुंचाई वो पहुंचाई कार्ल मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स ने तो समाजवाद, यानी कि जो वैज्ञानिक समाजवाद है उसकी स्थापना की है। कार्ल मार्क्स की पुस्तक है द पूंजी। और ये जो पुस्तक है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, मार्क्सवादी पार्टी का घोषणा पत्र, उसमें उन्होंने कह दिया कि विश्व के मजदूर एक होगा तुम्हारे पास खोलने के लिए, तुम्हारी जंजीरें पाने के लिए संपूर्ण विश्व। यानी जो उत्पादन के साधन हैं, समाजवाद उस पर समाज का स्वामित्व चाहता है, राज्य का स्वामित्व चाहता है। इसकी वकालत की गई। तो साथियों, स्वतंत्र व्यापार की नीति पर जबकि आपने देखा होगा महामंदी आई 1930 की विश्वव्यापी मंदी, उसमें प्रोफेसर केस ने जो अपना सिद्धांत प्रतिपादित किया, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, वो तो स्वतंत्र व्यापार नीति की ताबूत की अंतिम कील साबित हुआ। राजस्व का महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ता चला गया। राज्य जो है उसके कार्यों में दिन दुगनी रात चौगुनी वृद्धि होती चली गई, और उस सरकार को, उस राज्य को सर्वोत्तम माना गया जो जनता के सार्वजनिक कल्याण में, यानी जनता के हित के लिए जो है अधिक से अधिक कार्य करे, जनता के कल्याण के लिए अधिक से अधिक योजनाएं बनाए। और राजस्व का महत्व जो है बढ़ता ही चला गया। राजस्व का जो महत्व है इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो राज्य के बढ़ते हुए कार्य, दूसरा है राजकोषीय कार्यवाहियों का प्रभाव। राज्य बस के कंडक्टर, इंश्योरेंस के एजेंट,
वकील के रूप में, टीचर के रूप में, चिकित्सक के रूप में, कोई ऐसा उत्पादक के रूप में कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जो जहां पर राज्य कार्य न करता। राज्य के कार्यों की एक लिस्ट बनाए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। आंतरिक सुरक्षा, बाहरी सुरक्षा और भूकंप, बाढ़ इत्यादि के समय तो जो राज्य कार्य करता है वो तो करता ही करता है। इसके अलावा निम्न वर्ग, वृद्धा अवस्था के लोग, उत्पादक वर्ग, सबकी सहायता, वृद्धावस्था पेंशन इत्यादि वो सारे कार्य करता है। इन कार्यों के अतिरिक्त जैसे सड़क है, पुल है, बांध है, जितने भी दैनिक की सुख सुविधाओं से संबंधित हैं, यानी जिसको हम कहते हैं कहिए कि आर्थिक संरचना, उसको भी निर्मित करता है राज्य। स्वास्थ्य सेवाएं हैं, शिक्षा सेवाएं हैं, सड़क है, पुल है, यातायात के साधन है, इन सबकी व्यवस्था करता है राज्य। राज्य जो उत्पादन के साधन हैं उनका कुशलतम इष्टतम प्रयोग करता है, उत्पादन की क्रियाओं में प्रतिभाग करता है, मुद्रा की व्यवस्था को बनाता है, बैंकिंग व्यवस्था बनाता है, अर्थव्यवस्था में जो व्यापार चक्र होते हैं उनको नियंत्रित करता है। समझ रहे हैं? इनके इस सब के अतिरिक्त रोजगार को बढ़ाना, आर्थिक विकास को करना, आर्थिक विकास के लिए योजनाएं बनाना, ये सब राज्य के कार्यों के अंतर्गत आ रहा है। और आज राज्य के कार्य बहुत अधिक बढ़ रहे हैं। तो राज्यों के बढ़ते हुए कार्यों ने राजस्व के महत्व को और बढ़ा दिया है। और हम चर्चा करते हैं राजकोषीय कार्यवाही के प्रभाव, यानी राजकोषीय नीतियों का प्रभाव, राजस्व की कार्यवाही का प्रभाव। इसको प्रोफेसर लर्नर ने इस प्रकार से कहा है कि सार्वजनिक वित्त का प्रमुख लक्ष्य यानी वांछित तरीकों से अर्थव्यवस्था को एक निश्चित ढांचे के अंतर्गत ढालना है। अर्थात सार्वजनिक वित्त का जो लक्ष्य है अर्थव्यवस्था को एक आकार देना है, और इसके लिए राज्य को वांछित तरीकों से अनेक कार्य करने होते हैं। जैसे आर्थिक विकास। आर्थिक विकास के लिए, आर्थिक विकास तो राज्य का प्रमुख है, यानी कि आर्थिक विकास, जैसे जैसे आर्थिक विकास होगा राज्य की आय बढ़ेगी, राज्य की आय बढ़ेगी, राज्य जो है अपनी योजनाओं में अधिक धन यानी निवेश कर पाएगा, जनता के कल्याण के लिए, सार्वजनिक कल्याण के लिए अनेक कार्य कर पाएगा। तो आर्थिक विकास जो है राज्य का ध्येय है, प्रमुख ध्येय है। और इसके माध्यम से आप तो जानते हैं पंचवर्षीय योजनाएं बनाई जाती है। आजकल जो है योजनागत तरीके से आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया जाता है। अब यहाँ पर आर्थिक विकास के साथ साथ क्या जुड़ा है? सबसे पहली बात है उत्पादन में वृद्धि। उत्पादन में वृद्धि करना, निवेश का एक वातावरण तैयार करना, बाहरी निवेश को आकर्षित करना। आप देख रहे हैं ना कि आज एक इंडायरेक्टली प्रतियोगिता चल रही है चीन और भारत के मध्य, और ये आज के समय में बहुत ही महत्वपूर्ण है कई तरीकों से। भारत का तो आप जानते ही हैं कि बहुत सारे राष्ट्र आज भारत को प्रमुखता दे रहे हैं चीन की तुलना में, और निवेश यहाँ बढ़ रहा है, उत्पादन की संभावनाएं यहाँ बढ़ रही हैं। सरकार फॉरेन इन्वेस्टमेंट को, डायरेक्ट फॉरेन यानी इन्वेस्टमेंट को देश के अंदर ला रही है। उससे उद्योगों का विकास हो रहा है, वस्तु के उत्पादन में वृद्धि हो रही है, रोजगार में वृद्धि हो रही है। ये एक अच्छा लक्ष्य है। और वर्तमान सरकार तो 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रही है। तो यहाँ पर ये कहना
बहुत आवश्यक है। हालांकि आज के समय में सरकार कुछ उद्योगों से अपना पल्ला झाड़ रही है। जहां एक तरफ अधिक का अधिक राज्य के कार्यों को अच्छा माना जाता है, आज सरकार थोड़े कदम पीछे खींच रही है। उत्पादन में वृद्धि, तो उत्पादन में वृद्धि जो है सरकार अनेक तरीकों से राजस्व की सहायता से उत्पादन की क्रियाओं को बढ़ावा दे सकती है। जैसे नए उद्योगों पर लाइसेंस वगैरह में शिथिलता, आर्थिक सहायता, भूमि का आवंटन इत्यादि करके निर्यातक उद्योगों को सब्सिडी इत्यादि प्रदान करके सरकार जो है उत्पादन व्यवस्था को बढ़ा सकती है, उत्पादन बढ़ाने में सहयोग कर सकती है। तो राजस्व का बहुत बड़ा महत्व है उत्पादन वृद्धि में। पूंजी निर्माण की दर में वृद्धि, देखिए पहले क्या हुआ करता था कि अर्थव्यवस्था 3 प्रकार की होती थी, आज 2 प्रकार की होती है। पहले होता था विकसित अर्थव्यवस्थाएं, दूसरी होती थी विकासशील अर्थव्यवस्थाएं, तीसरी विकसित अर्थव्यवस्थाएं। तो अविकसित अर्थव्यवस्था तो आज उसको तो निर्णय मान लिया गया है। आज विश्व में कोई भी ऐसा राष्ट्र नहीं है जो अविकसित हो। आज 2 ही प्रकार के राष्ट्र हैं, एक विकासशील और दूसरा विकसित राष्ट्र। विकासशील राष्ट्रों की सबसे बड़ी आवश्यकता है पूंजी। अब ये पूंजी हमें जो उद्योगों के विकास के लिए चाहिए, सड़कों के लिए चाहिए, पुलों के लिए चाहिए, तो ये कहां से आती है? ये निर्भर करती है लोगों की आय पर। जितनी ज्यादा हमारी आय होगी उतनी ज्यादा हम बचत कर पाएंगे। यानी बचत, आय और बचत आय पर निर्भर करेगी। अब विकासशील राष्ट्रों में नागरिकों की आय कम होती है और परिणाम स्वरूप उनकी बचत करने की शक्ति भी कम होती है। तो ऐसे में सरकार यानी बचतों को प्रोत्साहन देने के लिए विलासिता की वस्तुओं पर ऊंची दर से कर लगा सकती है, अवांछित वस्तुओं पर कर लगा सकती है, जिससे उसके उपभोग को उत्साहित किया जा सके और लोगों की बचत की जो प्रवृत्ति है उसको बढ़ावा मिल सके। तो बचतों का निर्माण होना बहुत जरूरी है। आर्थिक विकास की प्रमुख शर्त ही पूंजी निर्माण है। जिस देश के पास जितना अधिक पूंजी निर्माण होता है उस देश का आर्थिक विकास उतनी ही तेजी से होता है। WW राष्ट्रों द्वारा प्रतिपादित आर्थिक विकास की 5 अवस्थाएं बताई गई हैं और 5ों ही अवस्था में पूंजी निर्माण की जो दर है उसका विशेष महत्व है ना। तो इसको मैं स्पष्ट करके बाद में समझाऊंगा। जैसे जैसे हम विकास की ओर अग्रसर होते चले जाते हैं, देश में पूंजी निर्माण तेजी से होता चला जाता है, उद्योगों का विकास होता चला जाता है, उद्योगों के विकास के कारण रोजगार बढ़ता चला जाता है। ये सब राजस्व की क्रियाओं पर निर्भर करता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। कीमतों में स्थायित्व बनाए रखना, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हो या विश्व की कोई भी अर्थव्यवस्था हो, आज अर्थव्यवस्था में कीमतों में उच्चावचन, उतार चढ़ाव देखे जाते हैं। कभी कभी कीमतें बहुत तेजी से ऊपर की ओर जाती हैं। अब कीमतें अगर तेजी से ऊपर बढ़ रही हैं तो उनको रोकने के लिए सरकार को विशेष प्रयास करना होता है। सरकार को जो है यानी साख का नियमन करना होता है, नियंत्रित करना का होता है। बैंक दर यानी करके बैंक दर को बढ़ाकर यानी साख निर्माण की शक्ति को अंकुश लगाकर, ठीक है, लोगों के उपभोग को नियंत्रित करने की प्रवृत्ति जो होती है वो बहुत आवश्यक है। एक तो होता है बैंकों के नगद कोषानुपात में परिवर्तन करके, एक होता है यानी कि चयनित साख नीति को अपनाकर साख का नियमन यानी कि मुद्रा की मात्रा को घटाना है। आप विनिमय विपत्रों की बिक्री कीजिए, जैसे इंदिरा विकास पत्र है, किसान विकास पत्र है। इस अतिरिक्त जो क्रय शक्ति है जनता से वो सरकार अपने पास में ले। इसके लिए टैक्सेशन भी किया जा सकता है, तो उससे यानी कि वस्तुओं की कीमतों को नियंत्रित किया जा सकता है। तो महंगाई के समय में मुद्रा की मात्रा को
कम करना। आप जानते हैं ना मुद्रा का परिमाण सिद्धांत, यदि मुद्रा की मात्रा को दुगना कर दिया जाए तो कीमत स्तर दुगना हो जाएगा और आधी कर दी जाए तो आधा रह जाएगा। तो मुद्रा की मात्रा को कम करना है, ठीक है। तो इसके लिए अब जैसे ये तो हुआ मंदी के समय, सॉरी महंगाई के समय, जब वस्तु की कीमत तेजी से ऊपर बढ़ती है। अब ऐसी एक अवस्था आती है जब मंदी होती है। मंदी में क्या होता है, प्रभावी मांग जो है वो कम होने लगती है, उसको बढ़ाने की आवश्यकता होती है। तो ऐसे में सस्ती साख नीति सरकार अपना सकती है, करों में जो है रियायत दे सकती है ना। तो राजस्व का जो महत्व है ये इस बात पर बहुत ज्यादा निर्भर करता है कि अर्थव्यवस्था में कीमतों में स्थायित्व रखा जाए। यदि कीमतों में स्थायित्व रहेगा, आंतरिक कीमतों में स्थायित्व रहेगा, तो अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में हमारे निर्यात भी प्रोत्साहित हो जाएगा। निर्यातों को भी जो है यानी वो विदेशी प्रतियोगिता से टक्कर ले पाएंगे। लेकिन अगर आंतरिक मूल्य स्तर बढ़ता चलेगा तो निर्यात हतोत्साहित होंगे, आयात प्रोत्साहित होगा। तो भुगतान संतुलन यानी कीमतों में स्थायित्व बहुत जरूरी है। पूरी अर्थव्यवस्था निर्भर करती है, समझ गए। तो राजस्व का प्रमुख कार्य, प्रमुख महत्व इस बात में है कि कीमतों में स्थायित्व रखा जाए। आय एवं धन के वितरण में समानता लाना। सरकार जो है प्रगतिशील कर प्रणाली को अपनाती है। उन वस्तुओं पर अधिक ऊंची दर से कर लगाए जाते हैं जिसका प्रयोग धनिक वर्ग करता है, या जैसे विलासिता की वस्तुएं हो गई, ठीक है, उस पर कर लगाए और उन करों से प्राप्त आय को उन वस्तुओं पर खर्च किया जाए जिनका प्रयोग निर्धन वर्ग करता है। यानी एक हाथ से एक वर्ग से आय लेकर दूसरे वर्ग को दिया जाए। तो इस प्रकार से करों के माध्यम से प्रगतिशील कर प्रणाली को अपनाकर सरकार विलासिता की वस्तुओं पर अधिक से अधिक ऊंची दर से कर लगाकर और अधिक आय वालों पर अधिक कर, कम आय वालों पर कम कर लगाकर समाज में यानी कि धन के वितरण और आय की असमानता को दूर कर सकती है। जो करों से प्राप्त आय होगी उसको उन मदों में खर्च किया जा सकता है जिसका प्रयोग निम्न वर्ग या कम आय वर्ग के लोग करते हैं। कम आय वर्ग के लोगों को आर्थिक सहायता वगैरह प्रदान की जा सकती है। तो इस प्रकार से यानी कि आय का और धन का जो वितरण है उसमें जो असमानता होती है उसको दूर किया जा सकता है। अवांछनीय वस्तुओं के उपभोग में कमी लाना या उनको रोकना। देखिए जैसे बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं जैसे मादक पदार्थ वगैरह, अगर इस पर ऊंची दर से कर लगाया जाए तो इससे उनके मूल्य बढ़ जाएंगे, उसकी मांग कम हो जाएगी। तो इस प्रकार की वस्तुओं को जो अवांछित वस्तुएं हैं उस पर ऊंची टैक्सेशन करके यानी कि उनके उपभोग को हतोत्साहित किया जा सकता है और ये भी राजस्व का एक महत्व है। अब देखिएगा भी रोजगार की स्थापना, आप जानते हो ना कि किस मंदी आई 1930 में और किन्स ने जो सिद्धांत बनाया रोजगार का सिद्धांत किसका क्या बताता है, प्रभावपूर्ण मांग की कमी के कारण जो है रोजगार में कमी आती है। ठीक है, अगर तो रोजगार और आय को बढ़ाना है तो प्रभावपूर्ण मांग को बढ़ाना होगा। प्रभावपूर्ण मांग दो तत्वों पर निर्भर करती है, एग्रीगेट डिमांड फंक्शन और एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन। अब इस पर पूरा टॉपिक है, उसको देख लीजिए। ठीक है, यानी प्रभावपूर्ण मांग की कमी रोजगार के स्तर में कमी लाती है। कमी क्यों आती है? क्योंकि लोगों की क्रय शक्ति, लोगों के पास क्रय शक्ति का अभाव हो जाता है। मंदी काल में क्या होता है, लोगों की क्रय शक्ति कम हो जाती है, मुद्रा की मात्रा कम, लोगों के हाथ में क्रय शक्ति का कम होना, वस्तु और सेवाओं की मांग का कम होना, उद्योगों में जो है छटनी होना,
रोजगार की कमी होना, ये सब होता है मंदी काल में। तो इसको रोकने के लिए क्या किया जाए? अब जैसे ये प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री पीयू से कहा गया, पूछा गया कि रोजगार बढ़ाने के लिए क्या करें, तो उन्होंने मजदूरी की दरों में कटौती का सिद्धांत प्रस्तुत किया। अर्थात मान लीजिए 2 मजदूरों को हम 1,500 रुपए दे रहे हैं, अर्थात 3,000 में 2 मजदूर काम कर रहे हैं, तो 500 रुपए एक मजदूर से लो, 500 रुपए दूसरे मजदूर से लो, और 1,500 की जगह उनको 1,000 रुपए दो। अब हमारे पास 1,000 रुपये बच जाएगा, तो वो तीसरे मजदूर को दे दो, तो इस प्रकार 3 मजदूर कार्य कर पाएंगे। ठीक है ना? जैसे भाई एक मजदूर को दे रहे हैं 1,500 रुपए, ठीक है, दूसरे मजदूर को यानी ए मजदूर को, बी मजदूर को भी हम 1,500 रुपए दे रहे हैं, तो 500 रुपए इससे लो और 500 रुपए इससे लो। अब 1,000 इसको देंगे और 1,000 इसको देंगे, तो यहाँ पे जो 1,000 बचा, ये 1,000 हम सी को देकर रोजगार बढ़ा सकते हैं। यानी पहले 2 लोग काम करें तो 3 लोग काम करेंगे, लेकिन ये तो समाधान नहीं हुआ। इससे तो प्रभाव पर मांग बढ़ेगी नहीं। जो मजदूरी की दरों में कटौती का सिद्धांत प्रोफेसर पीयू ने प्रस्तुत किया, वही तरीके से भ्रामक था। तो किन्स ने कहा कि ऐसा करिए, खाली गड्ढे खुदवाइए और बदले में मजदूरी दीजिए और पुनः उस गड्ढों को फटवा दीजिए और फिर मजदूरी दीजिए। इससे लोगों के हाथ में क्रय शक्ति पहुंचेगी, वो वस्तु सेवाओं की डिमांड करेंगे, जिससे प्रभाव और मांग संचित होगी, उद्योग जो है पनपने लगेंगे, खुलने लगेंगे, उत्पादन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो आज की तारीख में यानी कि अगर हम रोजगार को बढ़ाना चाहते हैं तो प्रभावपूर्ण मांग को बढ़ाएं, और मंदी काल में इसकी आवश्यकता पड़ती है, तो क्रय शक्ति का विस्तार करने की जरूरत होती है, साख का विस्तार करने की आवश्यकता होती है। तो राजस्व की क्रियाएं रोजगार की स्थापना में प्रमुख योगदान देती हैं। ये राजस्व का विशिष्ट महत्व है, और मैं तो कहता हूँ कि इतने अधिक महत्व है राजस्व का कि आजकल जो भी गवर्नमेंट बनती है, वो जितने ज्यादा जनता के कल्याण के लिए कार्य करती है, जितनी अच्छी नीतियां बनाती है, आर्थिक नीतियां जितनी प्रभावशाली होती है, वह सरकार उतनी ही बाहर आगे आती है चुनकर। ठीक है? तो राजस्व का महत्व आज बहुत ज्यादा बढ़ गया है, और आप जो विवेचन हमने प्रस्तुत किया, इससे आप समझ गए। तो राजस्व के महत्व को आज के समय में सर्वोत्तम व्यवस्था वह है जो मात्रा में अधिकतम कार्य करती है। वो राज्य सर्वोत्तम माना जाएगा जो जनता के कल्याण के लिए अधिक से अधिक योजनाएं बनाता हो, कार्य करता हो। अंत में जैसे गुरुपक्ष शब्दों में हम कह सकते हैं कि सरकारी विभागों में किसी भी विभाग का राष्ट्र कल्याण से इतना गहरा संबंध नहीं है जितना कि सार्वजनिक वित्त का है, यानी पब्लिक फाइनेंस का है। तो आप समझ गए होंगे प्रोफेसर जे.सी. गुरुप्पा। ठीक है, ये क्वेश्चन याद कर लीजिए। क्या बताया कि राजकीय किसी भी राजकीय विभाग का इतना गहरा राष्ट्र कल्याण से संबंध नहीं है जितना कि सार्वजनिक वित्त का है, अर्थात पब्लिक फाइनेंस का है। तो इसी क्वेश्चन से यानी पब्लिक फाइनेंस के महत्व को स्पष्ट किया जा सकता है। धन्यवाद।